Okay. Now we have revised the work energy principle and we know what has to be done in order to find or solve the solution, to get the solution of any given problem by applying the work energy principle. Now look at this figure. This figure shows a pulley. On the left side there is a 300 Newton load, and on the right side there is a 450 Newton load. The pulley itself is frictionless and it is considered as massless also. If it has mass, then the rotation of the pulley will include some energy of its own. Its kinetic energy of rotation will also have to be considered. But for now, the pulley is massless and there are only two masses suspended. Now let us read the question. The bodies weighing 300 and 450 are hung at the ends of the rope passing over an ideal pulley. Ideal pulley एक term दे दिया तो समझ लेना massless frictionless. ठीक है, कभी कभी हो सकता है मास अलग से देते हैं, बट इन द प्रॉब्लम इफ द मास ऑफ द पुली इज नॉट गिवन देन यू कंसिडर इट एज मासलेस. हाउ मच डिस्टेंस द ब्लॉक्स विल मूव in increasing the velocity of the system from 2 meter per second to 4 meter per second. So that means they are releasing the masses, but the initial kinetic energy is not zero. Initial kinetic energy will be zero when the velocities of both of them are zero. जैसे मैंने इसको पकड़ रखा हो और पकड़ करके अगर मैं एकदम से इसको छोड़ दूं तब इन दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जीरो मानी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है. प्रॉब्लम क्या कह रहा है? The blocks were already in motion when you started to observe the system. आपने जब सिस्टम को पहली बार देखा इनिशियली तो ऑलरेडी ब्लॉक्स की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड आ चुकी थी. So what is 2 meter per second? You have to treat this as the initial velocity or v1. And what is 4 meter per second? It is your final velocity or v2. ये ध्यान रखना अपने को, ठीक है. अगर आपको प्रॉब्लम में ऐसा कहा जाए कि the bodies were released from rest या they were released and after how much distance will this velocity be attained, तो ऐसे सिचुएशन में आप इनिशियल वेलोसिटी जीरो ले सकते हैं. Also, you have to find the tension in the string. And see, in some problems, you get a problem like this. Use work energy method. पिछली क्लास में मैंने आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया था. Whenever there are non-conservative forces involved, it is better to apply work energy principle. और non-conservative forces कौन सी होती है? जैसा मैंने कहा, सिर्फ फ्रिक्शन ही है आपके लिए. तो क्या इस प्रॉब्लम में फ्रिक्शन है या नहीं, ये बताओ. Anybody who is listening, please tell me. Yes sir है. कहाँ है फ्रिक्शन, बताओ. Tell me the location where friction is acting. पुल्ली के सेंटर पर. आइडियल पुल्ली का क्या मतलब बताया अभी? फ्रिक्शनलेस और मासलेस. नहीं है सर, फ्रिक्शन नहीं है इसमें कहीं भी. नो फ्रिक्शन इन दिस प्रॉब्लम, नो फ्रिक्शन. तो अब स्टेटमेंट को वापस से पढ़ो. वेरेवर देयर आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व्ड. क्या इस प्रॉब्लम में नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं या नहीं? नॉन कंजर्वेटिव नहीं है. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब मैंने आपको बताया, याद रख लो, एक ही है आपके लिए, फ्रिक्शन. तो आपको सिर्फ देखना है फ्रिक्शन है तब तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बेहतर रहती है अप्लाई करना. हालांकि उस पर भी एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा सकते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा आपको. इफ देर आर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस देन इट इज बेटर टू अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल. तो अभी इस प्रॉब्लम को अगर आपको फ्रीडम दे दी जाती कि जो तरीका आता है उससे कर लो, तो कौन से तरीके से करना बेहतर होता है? इसको वर्क एनर्जी से करना बेहतर होता है, एनर्जी कंजर्वेशन से करना बेहतर होता? एनर्जी कंजर्वेशन से करना बेहतर होता. अपन अब क्या करेंगे, है ना? तो अब अपन क्या करेंगे, वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग बोथ द मेथड्स. क्योंकि अधिकतर केसेस में फ्रिक्शन जब आती है तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. और अगर फ्रिक्शन के साथ में अगर आपने वर्क एनर्जी अगर आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने की कोशिश की, देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट यू विल गेट कंफ्यूज्ड. तो अब अपन एक काम करते हैं,
इसको दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट लेट अस यूज द वर्क एनर्जी मेथड। ठीक है, तो वर्क एनर्जी मेथड क्या कहता है, सिस्टम को पकड़ लो, उस सिस्टम में मासेस के ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही है उन सारी फोर्सेस के कारण वर्क डन निकालो। ठीक है, और उन सारी वर्क डन को इक्वेट कर दो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम से। ठीक है, तो अब देखिए मैं इस फिगर में आपको दिखाता हूं कि कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही। 300 न्यूटन नीचे को एक्ट कर रही है इस बॉडी पे, टेंशन ऑफ द रोप ऊपर को एक्ट कर रही है इस बॉडी पे, इस बॉडी पे भी टेंशन ऑफ द रोप वही सेम टी ऊपर को एक्ट कर रही है और नीचे को एक्ट कर रही है 450 न्यूटन की ग्रेविटेशनल फोर्स। और कोई फोर्स है क्या इस सिस्टम में, ये बता दो। मेरे हिसाब से तो इस पूरे सिस्टम में टोटल 4 फोर्सेस दिख रही है मेरे को। 4 नहीं, 3 ही फोर्सेस है। टी तो टेंशन है जो दोनों मासेस पे लगाई, तो मैंने देखा कि टोटल 4 इस तरह से कह रहा हूं। और कोई फोर्स मिस किए है या नहीं किए मैंने, या मैंने सारे ले लिए। somebody प्लीज टेल मी, क्योंकि भाई देखो ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा तो आपको करना है, तो आपको पता होना चाहिए। सिर्फ मेरा लेक्चर सुनते रहने से आपकी लर्निंग नहीं होगी। यू अप्लाई योर लॉजिक एंड टेल मी, क्या मैंने सारी फोर्सेस ले ली कि नहीं ले ली सिस्टम में, ये बताओ। नहीं। कौन सी फोर्स छोड़ दी मैंने, बताओ। सारी फोर्सेस ले ली सारे सिस्टम में अपन ने अभी, देर इज नो फोर्स लेफ्ट आउट। अब अगर कोई और फोर्स होती तो वो कौन से टाइप की होती, या तो कोई स्प्रिंग होती, वो नहीं है इसमें, या तो फ्रिक्शन होता, वो भी नहीं है इसमें। दो बॉडीज हैं, धागे से लटक रही है, नथिंग एल्स इज रेजिस्टिंग द मोशन। तो ऊपर को टेंशन है, नीचे को ग्रेविटी है, बस इसके अलावा और कोई फोर्स ही नहीं है। सो आई हैव टेकन ऑल द फोर्सेस दैट कुड बी एक्टिंग ऑन द सिस्टम, यानी कि जो भी फोर्सेस इस पे एक्ट कर रही है वो सारी ले ली मैंने। अब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल देखो कैसे लगता है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ऑब्जेक्ट नंबर 2 अपन स्टडी करेंगे। आप मेरे को ये बता दो कि मोशन कैसा होगा, चलो ये तो बता ही सकते हो ना। क्या 300 न्यूटन वाली नीचे को और 450 वाली ऊपर को चलेगी, या 450 वाली नीचे को और 300 वाली ऊपर को चलेगी? सर 450 नीचे को। ठीक है, तो मोशन का डायरेक्शन अपन को पता लग गया, दिस इज गोइंग टू मूव डाउनवर्ड्स एंड दिस इज गोइंग टू मूव अपवर्ड्स। ठीक है, and let us say that from this position that is shown in the figure, body number 2 has managed to move a distance of x downwards, and therefore body number 1 would definitely have moved a distance same distance of x upward, क्योंकि ये एक inextensible string से connected है जो कि इलास्टिक नहीं है। तो जितना डिस्टेंस 2 नीचे आया उतना ही डिस्टेंस 1 ऊपर को गया होगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपन को अब पता लग गई। ठीक है, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मेरी जो फोर्सेस हैं उन सारी फोर्सेस का मेरे को वर्क डन निकालना है। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ व्हाट इज द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। मैं एक प्रॉब्लम आपको अभी करके बता देता हूं, नेक्स्ट प्रॉब्लम से आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे को इस बॉडी पे एक टी दिख रही है ऊपर को। 450s माइनस 350s। अच्छा, एक मिनट, आपने शायद पूरा शॉर्टकट में बता दिया है। लेट अस गो इन अ वेरी सिंपल फैशन। ठीक है, टी टेंशन फोर्स है और ये फोर्स एक्स डिस्टेंस ऊपर को ट्रेवल करती है, कितना वर्क डन हो गया, कितना वर्क डन हो गया टी के द्वारा? TX। यस माइनस टीएस। माइनस टी एक्स होगा या प्लस टी एक्स होगा? टेंशन भी ऊपर है, एक्स भी ऊपर है। प्लस। अच्छा अच्छा, फिर तो टीएक्स है सर, हाँ, टीएक्स। ठीक है, ओके। अब 300 न्यूटन की फोर्स नीचे को एक्ट कर रही है, लेकिन इस फोर्स को भी खींच करके ऊपर ले जाया गया एक्स डिस्टेंस से। तो 300 न्यूटन फोर्स ने कितना वर्क किया? माइनस 300x।
यस, इसने वर्क किया -300x। तो मैं सारा वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऐड करता जा रहा हूं। ये दूसरी फोर्स का भी वर्क डन मैंने इकट्ठा कर लिया। आगे चलें। अब इधर एक टी एक्ट कर रही है इस बॉडी पे। टी इज एक्टिंग अपवर्ड्स, बट द टेंशन टी वाज मेड टू मूव डाउनवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो अब ये नीचे को खींच के ले गए, आप टेंशन भले ही ऊपर को लग रही थी। तो इस टी के द्वारा कितना वर्क हुआ? -TX। -TX। तो एक और फोर्स दिखी थी, उसका भी मैं कलेक्ट कर रहा हूं, दैट इज -T इंटू एक्स। अब एक और फोर्स रह गई है, लेट अस गो टू दैट। 450 न्यूटन एक्टिंग डाउनवर्ड्स in the direction of x. What is the work done by this force? Plus 450 into x. वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाने के लिए क्या करना था? एड द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बिटवीन स्टेट 1 एंड स्टेट 2। तो स्टेट 1 है जहां पर वेलोसिटी इसकी 2 मीटर पर सेकेंड है, और स्टेट 2 है जहां इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड तो बना लिया वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का। यू हैव टेकन द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। ठीक है, अब इसको बराबर किसके रखेंगे? इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो अब ये बताओ, इस सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, है ना? तो ये देखो कि काइनेटिक एनर्जी कहां कहां पे निकाली जाएगी सिस्टम में। चक्का तो ये भी घूम रहा है, तो क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि इसका मास ही नहीं है। हाँ सर। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ उन चीजों की निकलेगी जिसका मास है। तो आपको दो जगह पे मास दिख रहे हैं, एक तो यहां पे मास दिख रहा है, एक यहां पे मास दिख रहा है। तो अब अगर मैं ये पूछूं कि इस पूरे सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो कोई मुझे करेक्ट आंसर दे दे। व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इनिशियल। ये चाहता हूं मैं राइट हैंड साइड। 350/91 भी नहीं चल सकता है। कितना हुआ फाइनल? फाइनल और इनिशियल बताओ, दोनों कितने हैं? इनिशियल कितना बोला? हाफ। अच्छा ये 450. बताओ, अच्छा ये बताओ, इनिशियल वेलोसिटी तो 2 है और फाइनल वेलोसिटी 4 है। तो अगर फर्स्ट ब्लॉक 2 मीटर से ऊपर चढ़ रहा है, तो सेकंड ब्लॉक 2 मीटर से नीचे आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? Yes, sir. सेम ही वेलोसिटी होगी सिस्टम में, क्योंकि इन दोनों की अलग अलग वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकती। तो क्या मैं ये सिंपली स्टेट कर सकता हूं? हेलो लेट सर। मी राइट इट हियर। The initial kinetic energy must be equal to half of। अच्छा मास कितना है इसका? 300 न्यूटन वाले का मास कितना है? 300 upon 9 G. 300 बाई जी। तो हाफ ऑफ 300 बाई जी, तो हाफ एम इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड, 2 का स्क्वायर। ये तो काइनेटिक एनर्जी हुई ब्लॉक नंबर 1 की, प्लस हाफ दूसरे ब्लॉक का वेट 450 है, डिवाइडेड बाय जी उसका मास हो गया, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी उसकी भी 2 है। क्या ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम हुई कि नहीं हुई? ये बता दो। Yes, sir. अब उसी तरीके से, अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? हाफ ऑफ 750 बाई जी इंटू 4। सही है क्या? देख लो। इज इट ओके? बताओ भाई, सिंपल कैलकुलेशन है तो। भाई हाफ और 2 का स्क्वायर तो कॉमन है, बीच वाली चीज ऐड हो जाएगी।
सर। सही है कि नहीं, या यही कंफ्यूज हो गए सब? सही है सर। ऐड ही किया है मैंने दोनों को, बस हाफ ऑफ 300 बाई जी इंटू 4 प्लस हाफ ऑफ 450 बाई जी इंटू 4, तो हाफ ऑफ 750 बाई जी इंटू 4. नाउ टेल मी व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन. इसी तरीके से अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताओ. अब ये दोनों अपनी अपनी पोजीशन चेंज करके कहां पहुंच जाएंगे? ये कुछ ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, देखो. नाउ दे आर एट सम पोजीशन लाइक दिस, बट वी नीड नॉट ड्रॉ द फिगर एंड ऑल. बस हमको इतना पता है कि अब इस फाइनल पोजीशन में इनकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, ये पता है अपने को. सो व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंप्लीट सिस्टम? दोनों मासेस की काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर लोगे तो पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आ गई. कितनी है काइनेटिक एनर्जी फाइनल, बताओ. एक्सप्रेशन बताते चलो मेरे को, जैसे मैंने ऊपर वाला लिखा है ना इनिशियल का, वैसे ही बताओ इसका. Half 300 upon G into 4 square ओके, plus half 450 G upon G into 4 square. बिल्कुल सही बोला. अब इसको सिंप्लीफाई भी कर लें अपन, क्या बन जाएगा? क्या मैं इसको हाफ ऑफ 750 अपॉन जी इंटू 16 लिख सकता हूं क्या? Yes, sir. हो गया. सो दिस इज माय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज माय फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. और अब ऊपर वाली इक्वेशन पे वापस से चलें. अपन ने टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इन द सिस्टम ऑलरेडी निकाल लिया है, इक्वल टू अपन को काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ द सिस्टम माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इनिशियल निकालना है. तो अपन सीधे सीधे यहां से उठा लेते हैं. फाइनल तो है हाफ ऑफ 750 बाई जी इंटू 16 माइनस इनिशियल है हाफ ऑफ 750 बाई जी इंटू 4. सॉल्व करें अब इसको, थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूं वापस से. टी इंटू एक्स माइनस 300x माइनस टी इंटू एक्स प्लस 450x इक्वल टू, राइट हैंड साइड ये है, इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो दिस बिकम्स हाफ ऑफ 750 अपॉन जी इंटू 16 में से 4 गए 12. अब लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करूं, टी एक्स एंड माइनस टी एक्स कैंसिल आउट, minus 300x plus 450x, when you add them it becomes 150x equal to half of 750 by g. और अब g को आप प्रॉपर इसके वैल्यू से रिप्लेस करो, 9.81 multiplied by 12. Now what remains unknown in the final expression is x, यानी कि इनिशियल से फाइनल स्टेट में आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, दैट वाज योर x. ठीक है. एंड नाउ दिस कैन बी कैलकुलेटेड, सिंप्लीफाई कर लो. 5 6, so your answer is simply 30 divided by 9.81. इसको कैलकुलेट करके देख लो क्या ये x की वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही. इन्होंने s लिया है, अपन ने x लिया है, कोई दिक्कत नहीं. आ गया आंसर? थर्टी डिवाइडेड बाय 9.81, दैट इज योर x. सिंप्लीफाई भी करके बता दिया मैंने आपको. सर 3.0581 आ रहा है. यस सर। सही है, देख लो. यस सर, बिल्कुल करेक्ट है.
अब अपन को टेंशन निकालनी है। तो अपने पास एक ही हथियार था भाई, इन्होंने बोला यूज वर्क एनर्जी मेथड, हमने वर्क एनर्जी मेथड लगा दी, और अब अपना तो आंसर आ गया, डिस्टेंस मूव्ड तो आ गया। अब टेंशन कहां से लाएं? इक्वेशन तो एक ही बनाई बन सकती थी इस पूरे सिस्टम के लिए, और आपने वो बना दी। अब वापस से वर्क एनर्जी मेथड कैसे लगाओगे टेंशन निकालने के लिए? नाउ दिस इज अनदर थिंग दैट यू विल लर्न टुडे, that work energy principle can be applied to the complete system on the whole as we applied right now। जैसा अपन ने अभी इस इक्वेशन में काम किया, पूरे सिस्टम की फोर्सेस की वर्क डन को पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी के चेंज से इक्वेट किया। लेकिन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पूरे सिस्टम पे लगाना जरूरी नहीं है, आप इंडिविजुअल मास को पकड़ के भी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगा सकते हैं। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन को क्योंकि टेंशन निकालनी है और टेंशन इंडिविजुअल मासेस पे लग रही है, पूरे सिस्टम पे देखा था कि दोनों जगह पे टेंशन आ रही थी, तो अब अपन क्या करेंगे, सिर्फ अपने सिस्टम को इतना सा कंसिडर करेंगे। नाउ यू विल कंसिडर ओनली दिस पार्ट एज द सिस्टम and again apply work energy principle on this single mass। अब इस सिंगल मास पे नीचे को तो 300 न्यूटन की फोर्स लग रही है, ऊपर को टेंशन लग रही है। अब बाकी के सिस्टम को भूल जाओ। अब या तो आप 450 वाले पे काम कर लो या 300 पे काम कर लो, कोई सी भी आपकी चॉइस है, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, सो हाउ डू आई अप्लाई वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ऑन अ सिंगल मास? जैसे कि अब मेरा सिस्टम सिर्फ इतना ही है। The body, denoted as body number 1, has a force of gravity 300 Newton acting downwards and a force of tension pulling it upwards, and the motion is in the upward direction for this body and it has moved by a distance of x। ठीक है, and in moving so the initial velocity v1 for this was again 2 meter per second and final velocity v2 was 4 meter per second। अब इस सिंगल बॉडी पे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आप मुझे लगा कर, मैं नहीं लगा रहा। गिव मी द इक्वेशंस। सो द टास्क नाउ इज अप्लाई वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ऑन दिस फिगर। Sir, T minus 300 is equal to half of नहीं, प्रॉपर इक्वेशन के साथ बताओ, अपन पूरी क्लास के लिए डिस्प्ले कर रहे हैं। आपने शॉर्टकट में अपने माइंड में कैलकुलेट कर लिया, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, दैट इज गुड फॉर यू, बट वी वांट टू शो एवरीबॉडी कि कैसे आया। इक्वेशन बनाओ जैसे मैंने पहले बनाई थी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की। क्या कहता है, आपने जो भी सिस्टम ले लिया उस सिस्टम पे जितनी फोर्सेस लग रही हैं उनका वर्क डन निकालो पहले, स्टेट 1 से स्टेट 2 के बीच में। तो अभी स्टेट 1 पे तो स्टार्ट हुआ, स्टेट 2 पे जाने के बीच में x डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय फोर्स t एंड व्हाट इज द वर्क डन बाय फोर्स 300 न्यूटन, क्योंकि दो ही तो फोर्स लग रही है इस पे। px minus 300x। यस, ये तो हो गया वर्क डन। और कोई है क्या वर्क डन इसमें? नो सर। वर्क सिर्फ फोर्सेस करती हैं, इसमें दो ही फोर्सेस हैं, तो दोनों फोर्सेस का x डिस्टेंस की मोशन के लिए वर्क हो गया t x माइनस 300x। अब इक्वल टू राइट साइड में क्या करेंगे, हाफ ऑफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m v1 स्क्वायर। अब मैं इसको जल्दी से सॉल्व कर लेता हूं। x की वैल्यू आप प्रीवियस पार्ट में निकाल चुके हैं 3.058। ठीक है, सो आई विल अप्लाई इट डायरेक्टली। t माइनस 300 को एक साथ ही ब्रैकेट में ले लिया मैंने, 3.058 जो कि x की वैल्यू है, इक्वल टू राइट हैंड साइड में जाऊंगा, एक ही बॉडी है, इसका मास m है, m कैसे निकालूंगा अगर इसका वेट 300 है तो हाफ ऑफ 300 बाई g इंटू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। v2 कितना है 4 माइनस v1 कितना है 2। ये इक्वेशन बनेगी। ये सही है क्या जो इक्वेशन मैंने बनाई है, देख लो आप। भाई वर्क एनर्जी प्रिंसिपल था ये वाला इक्वेशन, ये आपने लगाया, करेक्ट लगाया, मैंने उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है।
अब इस पूरी इक्वेशन में कौन सी अननोन क्वांटिटी रह गई आपकी? टी। और वही चाहिए आपको। इसको अपन सॉल्व करने में टाइम और नहीं लगाएंगे, आप लोग इसको यहीं स्टॉप कर लो एंड डू द कैलकुलेशन एंड चेक योर आंसर वेदर यू गेट 360 न्यूटन और नॉट. But we will move on to resolve the entire question, but now using the conservation of energy method. ठीक है, कैलकुलेशन आप बाद में करना, अपन अब इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. अब आपने अभी तक वर्क एनर्जी प्रिंसिपल तो लगा के दो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, बट वी हैव नॉट अप्लाइड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टिल नाउ. सो लेट अस यूज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. पहले एक बार स्टेटमेंट का रिवीजन होगा. इसकी कई स्टेटमेंट्स हैं. पहला स्टेटमेंट और सबसे सिंपल स्टेटमेंट है, टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कांस्टेंट. ठीक है, बट देयर इज अ क्लॉज, एक स्टार है इसमें. क्या है? ओनली फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम्स. अब ये कंजर्वेटिव सिस्टम का मतलब आप किससे समझेंगे? हैविंग ओनली ग्रेविटी और स्प्रिंग फोर्स, जिसपे सिर्फ ग्रेविटी और स्प्रिंग फोर्सेस ही एक्ट कर रही हो. या तो सिर्फ स्प्रिंग फोर्स हो, या सिर्फ ग्रेविटी फोर्स हो, या दोनों हो, तो ये सारी सिस्टम कंजर्वेटिव सिस्टम कहलाएगी. ठीक है, अगर उसमें फ्रिक्शन आ गई तो वो पूरी की पूरी सिस्टम ही नॉन कंजर्वेटिव हो जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन अकेली एक फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है. तो उसके अकेले के प्रेजेंस के आ जाने से पूरी की पूरी सिस्टम नॉन कंजर्वेटिव हो जाती है. और सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ये है कि सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे चला जाए तो उसकी जो टोटल एनर्जी पहले थी वही उसकी टोटल एनर्जी बाद में भी मिलेगी. यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ द कंप्लीट सिस्टम इज कंजर्व्ड एंड इट इज कांस्टेंट, बट ओनली फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम्स. अब अगर किसी को कंजर्वेटिव सिस्टम का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो उससे ये पूछो कि भाई ब्रह्मांड की पूरी एनर्जी तो कांस्टेंट ही है ना, तो बोलेगे हाँ साहब कांस्टेंट है. तो इसका मतलब है अगर मैं एक जमीन पे एक बक्सा रखूं, ये अभी स्टेट नंबर 1 में है, इसको खींच करके आगे ले आओ 2-3 मीटर, अब ये स्टेट नंबर 2 में आ गया, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी यानी कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट नंबर 1 और टोटल एनर्जी एट पॉइंट नंबर 2 सेम है क्या? गलत, सेम नहीं है. क्यों? क्योंकि यहां से लेके यहां तक घिसने में फ्रिक्शन ने हीट एनर्जी के फॉर्म में आपके द्वारा किए गए वर्क को थोड़ा सा खा लिया या फिर थोड़ा सा इधर उधर डिसिपेट कर दिया. अब आपकी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट की एनर्जी सेम नहीं मिलेगी. सेकंड स्टेट की एनर्जी फर्स्ट स्टेट से कम मिलेगी. इसको और थोड़ा सा समझा दूं. एक बक्से को यहां से लेकर के यहां तक घिसते हुए आप खींच के लाए. दिस इज पोजीशन नंबर 1, दिस इज पोजीशन नंबर 2. आपने इसकी एनर्जी को इतना बढ़ा दिया इधर से खींच के लाने में, ये h डिस्टेंस है. क्या आपकी सेकेंड स्टेट की एनर्जी और फर्स्ट स्टेट की एनर्जी सेम है क्या? नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी आपको. ठीक है, इसके दो रीजन है. एक तो कि फर्स्ट स्टेट से सेकेंड स्टेट में लाने में पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ गई. कितनी बढ़ी? mgh से बढ़ गई, क्योंकि h हाइट तक आप ऊपर ले गए उसको. लेकिन इसमें कुछ लॉसेस हुई है, माइनस एनर्जी लॉस्ट इन फ्रिक्शन.
और आप एक दूसरी चीज ये भूल रहे हो कि फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट में अपने आप थोड़ी जा सकता है ये, आपने जरूर कुछ एक्सटर्नल फोर्स भी लगाई होगी, और इस फोर्स को कितनी दूरी तक लगाया, यू अप्लाइड इट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ एक्स। तो ये F इंटू एक्स क्या चीज है, दिस इज वर्क इनपुट इनसाइड द सिस्टम। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फ्रिक्शन के केस में, क्योंकि आपको उसमें क्या क्या चीजें निकालनी पड़ती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन स्प्रिंग एनर्जी, फिर उसके बाद ये भी निकालना पड़ता है एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, फिर ये भी निकालना पड़ता है कि इफ देर इज सम एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम देन दैट इज ट्रीटेड एज वर्क इनपुट टू द सिस्टम। तो एनर्जी कंजर्वेशन को अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ फाइनल काइनेटिक और फाइनल पोटेंशियल से ही काम नहीं चलता, फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी चाहिए, फाइनल और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, फाइनल और इनिशियल स्प्रिंग एनर्जी चाहिए, और फिर ये चेक करना है कि कितना वर्क सिस्टम में इनपुट हुआ और कितना वर्क सिस्टम से बाहर गया। बाहर कैसे जाता है, एनर्जी लॉस्ट इन फ्रिक्शन। अंदर कैसे आता है वर्क, आपने बाहर से बाहरी कोई बल लगाया F, तो F इंटू एक्स जो है ये इस सिस्टम का वर्क थोड़ी था, आपने दिया है इसको वर्क, सो F इंटू एक्स इज ट्रीटेड एज वर्क इनपुट। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको एक सिंपल सा स्टेटमेंट अगर देने की कोशिश करूं, नाउ इट इज माय फेयर ओपिनियन दैट आई हैव सफिशिएंटली मैनेज टू कंफ्यूज यू ऑल अ लिटिल बिट। बोले यार ये तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया सर आपने, इनपुट है, एग्जिट है, काइनेटिक, पोटेंशियल, और क्या कहते हैं स्प्रिंग एनर्जी, पता नहीं फलाना फलाना क्या चीजें। अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, ठीक है। फॉर अ सिस्टम, ध्यान से सुनना आप, ठीक है, फॉर अ सिस्टम विथ नो वर्क इनपुट, मतलब मैं कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं कर रहा, विथ नो फ्रिक्शन, मैं कोई फ्रिक्शन नहीं दे रहा, मतलब सिस्टम में कोई फ्रिक्शन ही नहीं, ठीक है। The conservation principle can be simply stated as potential energy due to gravitation at state number 1 plus potential energy due to spring at state number 1 plus kinetic energy at state number 1। ये तीन एनर्जीज को आप कैलकुलेट कर लो सारी प्रॉब्लम्स के लिए। This you will find will be exactly equal to potential energy of gravity at state number 2 plus potential energy of spring at state number 2 plus the kinetic energy of the system at state number 2। ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन का सिंपल सा स्टेटमेंट होगा, ठीक है। अब अपन इसी स्टेटमेंट को लेते हुए, अच्छा इसमें क्या क्लॉज क्या था, देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज, नो वर्क इनपुट, यानी कि आपने कोई भी वर्क सिस्टम में अपनी तरफ से बल लगा के नहीं किया। दूसरा क्या है, नो फ्रिक्शन, कोई लॉस भी नहीं हुआ। देखो फ्रिक्शन ही है जो लॉस कराती है सिस्टम में, और कोई चीज नहीं है जो लॉस कराएगी आपको, ठीक है। तो देयर इज नो लॉस ड्यू टू एक्सटर्नल फ्रिक्शन, देयर इज नो वर्क इनपुट एक्सटर्नली applied by you. So the sum of potential energy gravitational, potential energy spring and kinetic energy in the initial state 1 will be found conserved and equal to the potential energy gravitation plus potential energy spring plus kinetic energy at state number 2 also। अब अपन इस प्रिंसिपल को अपना मूल आधार मानते हुए एक प्रॉब्लम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब देखो, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यू मोस्ट प्रोबेबली विल नीड अ डायग्रामेटिक एड फॉर दिस। तो दिस इज व्हाट आई एम ड्राइंग, मैं सिस्टम का जो डायग्रामेटिक एड बना रहा हूं आपका वो ये है। This is the initial state of the system, and whenever you are applying the
conservation energy principle, you must be aware with the concept of datum levels. डेटम लेवल का मतलब इनिशियल डेटम, और मतलब एक लेवल जिससे कि सारी चीजें आप कंपेयर करोगे, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आई एम टेकिंग द डेटम, डेटम को देखो मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूं, ये इनिशियल वाली जो मासेस का जो पोजीशन था, आई एम ट्रीटिंग इट एज द डेटम। अब इस डेटम का काम क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ अ डेटम? पोटेंशियल एनर्जी will be treated as positive in gravity if the mass rises above the datum, and potential energy gravitational will be treated as negative if the mass falls below the datum. तो आपको कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी पोजीशन को डेटम बनाना पड़ता है, और डेटम बनाने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। आप ये बोलोगे कि सर आपने मासेस के बीच में से क्यों डेटम बनाया, क्या मैं यहाँ पे डेटम बना सकता हूँ क्या? बिल्कुल बना सकते, बिल्कुल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात इतनी सी है कि आप जब कैलकुलेशंस करोगे तो आपकी कैलकुलेशन इस वाले डेटम को लेके थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी अपन इस पर डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि अभी अपन बिल्कुल इनिशियल लेवल से चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आपको मैं अभी सिर्फ इतना दिखाना चाहता हूं कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल लगती कैसे। लेकिन अब एक चीज नहीं सीख ली, whenever you are about to apply the conservation of energy principle, you must draw the datum line if potential energy gravitation is involved. तो अब सीधी सी बात है कि भाई ग्रेविटी तो इस पे एक्ट कर ही रही है ना, तो इस पे आपको डेटम तो लगाना ही पड़ेगा। और अभी मैंने फिलहाल इन दोनों मासेस की इनिशियल पोजीशन को ये मानते हुए इसको डेटम मान लिया है, ठीक है। इस बॉडी की अभी करंट स्टेट में वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, इस बॉडी की वेलोसिटी भी इनिशियल स्टेट में 2 मीटर पर सेकेंड है। अब फाइनल स्टेट क्या होगा? फाइनल स्टेट होगा द बॉडी इज नाउ एट दिस लोकेशन, ठीक है। कितने डिस्टेंस ऊपर आ गई? लेट अस से x डिस्टेंस ऊपर आ गई। एंड व्हाट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द सेकंड बॉडी? This is x meters below. ये इसकी फाइनल पोजीशन है। So now you see you have the initial position and the final position. फाइनल पोजीशन में इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, इसकी वेलोसिटी भी 4 मीटर पर सेकेंड। क्या इस सिस्टम में कोई स्प्रिंग है क्या? कोई स्प्रिंग नहीं है। तो अपन वर्क कंजर्वेशन की जो फॉर्मूला है, सॉरी एनर्जी कंजर्वेशन का ये जो जनरल फॉर्मूला है, इसमें से स्प्रिंग वाली को तो गायब कर दें। लेट अस एलिमिनेट इट। ना इनिशियल में कहीं कोई स्प्रिंग है, ना फाइनल में कहीं कोई स्प्रिंग है। सो ऑल दैट आई हैव टू डू in order to apply my energy conservation principle is potential energy gravitational को फर्स्ट स्टेट में निकालो पूरे सिस्टम का, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंप्लीट सिस्टम इन द फर्स्ट स्टेट ये निकालो और उसको बराबर रख दो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी इन द सेकेंड स्टेट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द सेकेंड स्टेट। मेरे को बस यही काम करना, ठीक है। और मैं ये पूरी गारंटी के साथ ये काम क्यों कर रहा हूं? बिकॉज नोवेयर इन द सिस्टम देयर इज एनी वर्क इनपुट बाय मी। मैंने सिर्फ बाहर खड़े होकर सिस्टम को देखा। जब पहली बार देखा तो इस डेटम पे मासेस थी और ये वाली मास तो 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर को जा रही थी और ये वाली मास 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे को आ रही थी। ये मैंने पहली बार जब देखा तो इनिशियल वेलोसिटी वाज 2 और थोड़ा डिस्टेंस x मूव हो गई जब अपने आप ऑब्जेक्ट्स, तो उनकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड थी। मैंने कुछ नहीं किया सिस्टम में। सो देयर इज नो वर्क इनपुट बाय मी व्हिच इज द फर्स्ट कंडीशन satisfied. There is no friction in the system, that also we know. This is also satisfied. तो अब ये दोनों अगर सेटिस्फाई हो गई तो अब मैं बिना किसी प्रॉब्लम के ये अप्लाई कर सकता हूं। फिर मैंने देखा कि स्प्रिंग तो है ही नहीं, तो इसको भी गायब कर दिया। तो अब कुल मिलाकर के मेरी कंजर्वेशन प्रिंसिपल सिर्फ
इतनी सी रह गई। एंड नाउ लेट अस स्टार्ट फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ दीज 4 ब्लॉक्स। ठीक है, अब आप लोग इस फिगर को देखें और मुझे बताएं इनिशियल पोजीशन पे, यानी कि लुक एट द डेटम लेवल, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वापस से रिपीट करता हूं, अगर कोई मास डेटम से ऊपर है तब उसकी पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है, डेटम से नीचे है तो उसकी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, और अगर डेटम पे है तो 0। 0 होगी। तो अब बताओ, क्या इनिशियल पोजीशन पे दोनों मासेस डेटम पे है कि नहीं? Yes, sir. तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल ऑफ द एंटायर सिस्टम एट स्टेट नंबर 1 कितनी होगी? 0। दिस इज टोटली 0। पूरे सिस्टम की पोटेंशियल ग्रेविटेशनल एनर्जी 0 है स्टेट नंबर 1 पे। अच्छा, अब प्लस काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या ख्याल है पूरे सिस्टम की? क्या डेटम पे वेलोसिटी 0 है क्या? नो सर। कितनी है वेलोसिटी दोनों मासेस की? 2 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन अब यहां पे कंफ्यूजिंग ये लग सकता है आपको कि एक की तो 2 मीटर ऊपर है और एक की नीचे है, तो इससे क्या काइनेटिक एनर्जी प्लस माइनस होगी क्या? No, sir. नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप अगर वेलोसिटी को माइनस में ले भी लो तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर होता है। तो वेलोसिटी को प्लस में लो चाहे माइनस में लो, स्क्वायर होने के बाद काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो दोनों मासेस की काइनेटिक एनर्जी को सिंपली ऐड कर दो तो आपको क्या मिलना चाहिए? फर्स्ट स्टेट में, यानी कि स्टेट नंबर 1 में टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम मिल जानी चाहिए। सो कैन यू गिव मी द एक्सप्रेशन फॉर दिस ब्लॉक? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंप्लीट सिस्टम एट पॉइंट नंबर 1 या स्टेट नंबर 1 कितनी है? इसकी मास, इसकी आपको वेट्स दे रखी है, ये 300 न्यूटन है, ये 450 न्यूटन है। ये है जो प्रॉब्लम में गिवन डेटा है, मास नहीं दे रखा, वेट दे रखा। तो मेरे को अब बता दो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी 1 ऑफ द कंप्लीट सिस्टम? हाफ ऑफ हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v1 स्क्वायर कितना हो रहा है बताओ? हाफ ऑफ 300 अपॉन जी हम्म, 2 स्क्वायर ओके, प्लस हाफ यस, ऑफ अपॉन जी 2 स्क्वायर। हो गया ना? यस सर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंप्लीट सिस्टम एट लेवल 1। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वाले, सॉरी राइट हैंड साइड पे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटी एट स्टेट 2। अब स्टेट 2 देखो कहां कहां पर है। स्टेट 2 में पहला मास तो यहां पर है, कितना ऊपर है? डेटम से x डिस्टेंस ऊपर है। दूसरा वाला मास जो कि 450 वाला है वो x डिस्टेंस नीचे है। तो अब मेरे को ये बताओ कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी होगी? पहला मास तो डेटम से ऊपर गया, M1 gx minus M2 gx. वेरी गुड, m1 gx माइनस m2 gx। ऐसा क्यों किया? क्योंकि m2 जो है वो डेटम से नीचे गया है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होगी। तो दिस एक्सप्रेशन गिव्स यू द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एंटायर सिस्टम एट स्टेट नंबर 2, यानी कि सेकेंड पोजीशन पे आपकी टोटल एनर्जी। अब m1g जो है, क्या मैं उसको डायरेक्टली 300 न्यूटन ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं? और Yes, sir. m2g जो है उसको सीधे Yes, sir. 450 ले लो, वेट है ना ये तो। सो व्हाट इज द ओपिनियन अबाउट PEG2? क्या मैं इसको 300x माइनस माइनस 450x ले लूं? सही है ना? अब मेरे को Yes, ये sir. बता दो काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन नंबर 2 कितनी है?
व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन नंबर 2? पोजीशन नंबर 2 में आपको अब एक्स वैक्स कुछ नहीं देना है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी देख रहे हो ना, आपको तो सिर्फ ये देखना है कि सेकंड पोजीशन पे दोनों मासेस की वेलोसिटी कितनी है, और वेलोसिटी लेके हाफ एम वी वन स्क्वायर और हाफ एम वन वी टू स्क्वायर और हाफ एम टू वी टू स्क्वायर करना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी को ऐड करना है। तो ये तो जल्दी से बता दो मेरे को कितना है, और फाइनल वेलोसिटी दोनों की 4 है। हाफ 350 sorry 300 upon g 4 square plus plus half half of upon g 450 upon g 2 whole square square. 4 square yes sir 4 square sorry ये हो गया, ठीक है। अब आप इसकी इक्वेशन बना लो। ये इक्वेशन बन गई है, इसको मैंने थोड़ा जगह नहीं थी इसलिए ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, लेट अस राइट इट इन अ प्रॉपर इक्वेशन। मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा। चलो अब वापस से लिखते हैं, PEG ऑफ 1 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन 1, इन दोनों को ऐड किया तो ये मेरा आ जाएगा हाफ ऑफ 750 बाई जी इंटू 4, ठीक है, इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन एट सेकंड लोकेशन 300x माइनस 450x, यानी कि माइनस 150x, ये भी लिख दिया। फिर काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन नंबर 2 को ऐड करना है, प्लस इस चीज को ऐड करके लिखना है। इसको ऐड करके डायरेक्ट लिख देता हूं, हाफ 750 बाई जी इंटू 16। अब इसको रीअरेंज कर लो, माइनस 150x को लेफ्ट साइड पे ले आता हूं और इसको उधर ले जाता हूं, माइनस कर देंगे। सो आई विल इवेंचुअली गेट हाफ ऑफ 750 अपॉन जी इंटू 16 माइनस 4। इसको अब आप सॉल्व कर लो। इफ यू लुक एट इट, इट इज बेसिकली द सेम थिंग दैट वी अराइव्ड एट अर्लियर। आपने जब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाया था तो यही सेम चीज मिली थी आपको। ये देखिए, लुक एट इट, 150x इज इक्वल टू हाफ ऑफ 750 बाई जी इंटू 12, सेम थिंग। ये हो गया 12, तो x की वैल्यू वही की वही आएगी। एंड नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द टेंशन, then what I want you to do is once again apply the conservation of energy principle to only the 300 Newton mass। ठीक है, अब उसमें कैसे करोगे? अब देखो यहां पर है थोड़ी सी जो चीज कॉम्प्लिकेटेड होती है। ऊपर को तो टेंशन है, नीचे को 300 न्यूटन लग रहा है। इनिशियल डेटम बना लो, फिर उसके बाद ये अकेला मास x डिस्टेंस से ऊपर तक गया, लेकिन अब इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क इनपुट निकालना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट आई विल डू इज वी विल स्टॉप द लेक्चर हियर, और अब ये जो अप्रोच है इसका टेंशन निकालने के लिए वर्क एनर्जी, सॉरी अपन को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक मास पे कैसे लगाना है। तो अब इसमें क्या है, टेंशन के द्वारा किया गया जो वर्क है वो वर्क इनपुट की तरह कैलकुलेट होगा, दैट विल बी टेकन एज द वर्क इनपुट टू द सिस्टम। तो उसको एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर कैसे फिट किया जाता है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, सो एवरीथिंग दैट वाज टॉट इन टुडेज क्लास, इज इट टोटली क्लियर टू यू गाइस? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सर एक बार वापस टेंशन वाला पार्ट बता दो। कौन सा वाला? सर टेंशन वाला। नहीं, ये तो अभी आपको मैं बताऊंगा अगली क्लास में। ये पार्ट पूरा अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। अभी जो मैंने कहा है इसको छोड़ दो, इससे पहले वाली बात पूरी क्लियर है क्या? यस सर। फॉरगेट अबाउट दिस, आई यस विल सर। डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, यस सर। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर क्लियर टू यू? यस सर। Okay, then I'll take your attendance and then leave you guys. हाँ, सर मैं ऐसे कह रहा था कि अपन दोनों साथ में नहीं लगा सकते क्या एक ही क्वेश्चन में? दोनों किस चीज को साथ में लगाने की बात कर रहे हो?
जैसे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल और एनर्जी कंजर्वेशन साथ में ही लगा सकते, दो इक्वेशन लेने के लिए। लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो।